Hey, so hi everyone, welcome back to this channel. So in this video, I'm gonna discuss the two problem of weekly contest 403, that is B and C problem. So if I'm gonna rate these two problem B and C, so B was easy to medium level problem and C was a medium level problem. और D मुझे काफी अच्छा लगा and it's a little hard problem, means not a hard but it required a lot of implementation. तो मैं D ट्राई किया था during that contest but I was getting wrong at 581 test case out of 661. So it will took me a lot of time to debug it, that where am I doing wrong in this code. So anyhow, in this video, I'm gonna discuss the two problem, that is B and C. And later on, if I able to solve the problem D, then I will gonna also upload its video editorial. So now I will gonna explain the problem B, and it is easy to medium problem. So it will not take a lot of time to make you understand. So before moving to its solution, I would like to just explain the problem statement briefly within 1 minute, that what actually the problem is asking. तो चलो बढ़ते हैं इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। पहले तो इस प्रॉब्लम में ये बोल रखा है कि मैं आपको एक 2D बाइनरी एरे दूंगा ग्रिड, उसमें या तो 0 होगा और या तो 1 होगा। आपको मिनिमम एरिया ऑफ एन रेक्टेंगल बताना है सच दैट उस रेक्टेंगल में सारा 1 आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं टेस्ट केस लूँ यहाँ पे, तो तुम्हारा टेस्ट केस में जो एलिमेंट है वो है 0 1 0 1 0 1। तो तुम एक ऐसा मिनिमम रेक्टेंगल लो इस ग्रिड का सच दैट कि सारा का सारा 1 उस रेक्टेंगल में आ जाए। जैसे कि अगर हम 2x3 लेंथ का रेक्टेंगल लेते हैं, 2 मतलब तुम्हारा विड्थ और 3 मतलब तुम्हारा लेंथ, तो 2x3 डायमेंशन का रेक्टेंगल लेते हैं तो उसमें सारा 1 आ रहा है एंड दैट इज ओनली द मिनिमम आंसर, दैट इज 6। and you have no any other possibility to take any other rectangle whose area is less than 6, so you have to return 6. Similarly in the second test case, ग्रिड का वैल्यू है तुम्हारा 1 0 0 0, तो तुम अगर डायमेंशन 1x1 लेते हो तो उस रेक्टेंगल में तुम्हारा सारा 1 आ जाएगा जो प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे 1 विड्थ लेते हैं और 1 लेंथ लेते हैं तो इस रेक्टेंगल में तुम्हारा सारा 1 आ जाएगा, क्योंकि बाकी में तो 1 है ही नहीं, तो इसका आंसर आउटपुट करेंगे 1। सो दिस वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो चलो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रॉब्लम में अगर तुम अच्छे से देखोगे तो तुम्हें क्या दिया है, एक्चुअली में एक ग्रिड दिया होगा जिसमें तुम्हें एक बाइनरी वैल्यू दिया होगा। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ग्रिड का वैल्यू तुम्हारा कुछ इस प्रकार है और इसको साथ में हम इंडेक्सिंग भी कर देते हैं, तो ये तुम्हारा इंडेक्स बन जाएगा 0 1 2, मीन्स नंबर ऑफ रो तुम्हारा 3 है तो 0 1 2, और कॉलम को अगर इंडेक्सिंग कर दे तो तुम्हारा बनता है 0 1 2 3 एंड लास्टली 4। तो तुम्हारे पास टोटल 3 रो है एंड 5 कॉलम है। तो अगर तुम इस ग्रिड को देख रहा होगा तो तुमको पता है कि तुम्हारा जो मिनिमम रेक्टेंगल बनेगा वो ये बनेगा। बट क्योंकि तुमको इस चीज को कोड करके बताना है, क्योंकि देख के तो कोई भी बता सकता है कि तुम्हारा मिनिमम रेक्टेंगल क्या बनेगा, बट इस चीज को तुम्हें कोड करके तुम्हें एरिया बताना है इसका कि इसका मिनिमम एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे इसका मिनिमम एरिया 3x3 है तो तुम्हें 9 रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसमें हम तुमको एक ट्रिक देंगे कि जब भी तुमको रेक्टेंगल का प्रॉब्लम मिले, रेक्टेंगल या स्क्वायर कोई सा भी प्रॉब्लम मिले, तो उसमें नंबर ऑफ कॉर्नर कितना होता है, 4, दैट इज 1 2 3 4। अगर हम तुमको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 1 और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 4 बता दे तो तुम क्या एरिया नहीं निकाल सकते हो। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मान लो तुम्हारे पास रेक्टेंगल है जिसका 4 कॉर्नर होता है, जिसमें से तुमको अगर कॉर्नर 1 का कोऑर्डिनेट मिल जाए और कॉर्नर 4 का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो क्या तुम एरिया नहीं निकाल सकते हो। तो ये ट्रिक हमेशा ध्यान रखना कि रेक्टेंगल का प्रॉब्लम है तो उसका दोनों कॉर्नर का वैल्यू रखना। जैसे मान लो यहाँ कॉर्नर 1 का अगर कोऑर्डिनेट रखते हैं तो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट आएगा सोर्स x कोमा सोर्स y। सिमिलरली अगर हम कॉर्नर 4 का कोऑर्डिनेट रखते हैं तो ये तुम्हारा बनेगा डेस्टिनेशन x कोमा डेस्टिनेशन y। तो ये तुम्हारा सोर्स x सोर्स y क्या बता रहा है कि एक्चुअली में इसका रो का वैल्यू क्या है और j का वैल्यू क्या है। सिमिलरली ये तुम्हारा डेस्टिनेशन x और डेस्टिनेशन y पॉइंट 4 का क्या बता रहा है कि डेस्टिनेशन x बता रहा है कि पॉइंट 4 का रो का वैल्यू क्या है, दैट इज i, और डेस्टिनेशन y बता रहा है कि पॉइंट 4 का कॉलम का वैल्यू क्या है, दैट इज j। तो अगर तुम्हें पॉइंट 1 और 4 का रो और कॉलम वैल्यू मिल जाता है तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया सिंपली तुम्हारा होगा डेस्टिनेशन x माइनस सोर्स x प्लस वन इसलिए क्योंकि हम सोर्स x और डेस्टिनेशन x का वैल्यू 0 बेस्ड इंडेक्सिंग रखे हैं जो कि 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए +1 की है, मल्टीप्लाई बाय डेस्टिनेशन y माइनस सोर्स y +1। तो ये तुम्हारा एरिया बनेगा। तो अब तुम्हारा ये प्रॉब्लम काफी सिंपलर वर्जन में टूट गया है कि तुम्हें 2 पॉइंट पता करना है, पॉइंट 1 और पॉइंट 4, और साथ ही साथ उसका कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या होगा, ये चीज तुमको पता करना है। तो अगर तुमको यहाँ से आइडिया आ रहा है कि इस चीज को हम कैसे निकालें, या फिर नहीं भी आ रहा है, तो तुम इस वीडियो को रोको और खुद से ट्राई करो कि ये चीज पता करे कि हम पॉइंट 1 और पॉइंट 4 का कोऑर्डिनेट वैल्यू कैसे निकालें। क्योंकि यार तुम अगर पूरा सोल्यूशन देखोगे सो इट विल नॉट गोना हेल्पफुल, रेदर देन तुम यहाँ से सोचो कि पॉइंट 1 और पॉइंट 4 का कोऑर्डिनेट वैल्यू कैसे निकाले, और अगर तब भी नहीं होता है तो तुम वापस आना और बाकी का सोल्यूशन को कंटिन्यू करना। बट जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो अब बात आती है कि पॉइंट 1 और पॉइंट 4 का हम कोऑर्डिनेट वैल्यू कैसे निकाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोर्स x और सोर्स y कैसे निकाले। तो सोर्स x तुम्हारा क्या है, अगर अच्छे से देखोगे तो तुम्हारा सोर्स x नथिंग बट टॉप i है, मींस टॉप मोस्ट रो है। सिमिलरली डेस्टिनेशन x तुम्हारा क्या है, बॉटम i, मींस बॉटम रो है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम गिवन ग्रिड को हर रो के लिए इटरेट करें
तो मान लो अभी 0th इंडेक्स पे है और उस रो पे इटरेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या इस रो में कोई सा भी एक वन वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं है। तो क्योंकि अभी हम 0th इंडेक्स पे थे और वहां पे वन वैल्यू प्रेजेंट था, क्योंकि वहां पे वन वैल्यू प्रेजेंट था और मुझे सोर्स एक्स में टॉप रो का वैल्यू रखना था, तो क्योंकि हम इसे इटरेट किए हर एक रो के लिए और जैसे ही हम 0th इंडेक्स पे गए और वहां पे मुझे एक वन मिल गया, क्योंकि एक वन मिला तो तुम्हारा सोर्स एक्स क्या बता रहा था, तो सोर्स एक्स बता रहा था कि तुम्हारा टॉप मोस्ट इंडेक्स आई क्या होगा। तो क्योंकि यहाँ पे वन तुम्हें इनकाउंटर हुआ है जो कि इंडेक्स 0 पे है, तो सोर्स एक्स को हम अपडेट कर देंगे 0 से। सिमिलरली अब हम फर्स्ट रो पे जाएंगे दैट इज एट इंडेक्स 1 और वहां पे देखेंगे क्या वन एग्जिस्ट करता है। तो क्या अब उस वन से हम सोर्स एक्स को अपडेट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सोर्स एक्स बता रहा है कि मेरा टॉप मोस्ट इंडेक्स ऑफ एन रो क्या है, जो सबसे टॉप पे है। तो हमें सोर्स एक्स 0 पे ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसे हम 1 से क्यों अपडेट करें। बट साथ ही साथ तुम्हारा डेस्टिनेशन एक्स क्या बता रहा था कि बॉटम रो तुम्हारा कौन सा है जिसमें वन एग्जिस्ट करता है। तो वन इंडेक्स क्या बॉटम रो अभी बन सकता है? तो अभी के लिए तो बन सकता है, तो हम इसको अपडेट करेंगे 1 से, क्योंकि तुम्हारा वन रो पे एक वन ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब हम सेकंड रो पे गए। अब क्योंकि सेकंड इंडेक्स का रो पर भी वन था, तो क्या हम सोर्स एक्स को इससे अपडेट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि सोर्स एक्स मेरा बता रहा है कि टॉप मोस्ट इंडेक्स ऑफ एन रो। और हम बताओ डेस्टिनेशन एक्स को अपडेट करेंगे क्या इस सेकंड इंडेक्स से? हाँ करेंगे, क्योंकि डेस्टिनेशन एक्स तुम्हारा बता रहा है कि बॉटम इंडेक्स ऑफ एन रो किस इंडेक्स पे है, तो हम इसे अपडेट कर देंगे 2 से। तो मेरा सोर्स एक्स का वैल्यू मिल गया और डेस्टिनेशन एक्स का वैल्यू मिल गया। अब सिमिलरली तुम सोर्स वाई और डेस्टिनेशन वाई भी इजीली निकाल पाओगे। कैसे निकालेंगे? चलो निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है कि तुम्हारा सोर्स वाई क्या बनेगा, डेट इज लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स। तो इस बात को गौर से सुनना कि तुम्हारा सोर्स वाई बता रहा है लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स ऑफ अ कॉलम। सिमिलरली तुम्हारा डेस्टिनेशन वाई क्या बता रहा है? डेस्टिनेशन वाई बता रहा है मेरा कि राइट मोस्ट इंडेक्स ऑफ अ कॉलम। तो मुझे पता है कि सोर्स वाई तुम्हारा बता रहा है लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स ऑफ अ कॉलम, डेस्टिनेशन वाई बता रहा है तुम्हारा राइट मोस्ट इंडेक्स ऑफ अ कॉलम। तो हम सिंपली इस कॉलम को इटरेट करेंगे और जहां जहां वन आएगा उसके हिसाब से हम अपडेट करेंगे अपना सोर्स एक्स और डेस्टिनेशन वाई को। तो चलो इस चीज को अपडेट करते हैं। तो हम 0th कॉलम पे गए और वहां पे क्या कोई एक वन है? नहीं है, तो दोनों अपडेट नहीं होगा। फिर हम इंडेक्स 1 पे गए, मींस कॉलम नंबर 1 पे गए। तो क्या इस कॉलम नंबर 1 पे कोई सा भी एक वन है? तो हाँ यार ये वन है। और वो वन कौन सा कॉलम पे? 1 पे। तो सोर्स वाई को अपडेट कर देंगे 1 से। साथ ही साथ डेस्टिनेशन वाई को भी अभी के लिए अपडेट करेंगे 1 से, क्योंकि मुझे राइट मोस्ट चाहिए, तो हम राइट की तरफ जा ही रहे हैं, तो उसको साथ में अपडेट करते रहेंगे। ठीक है। अब हम इंडेक्स 2 पे गए, दैट इज कॉलम नंबर इंडेक्स 2 पे गए और वहां पे क्या एक भी वन है? तो हाँ यार ये वन है। अब क्योंकि ये वन है तो सोर्स वाई को तुम अपडेट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वहां ऑलरेडी वन रख चुका है। डेस्टिनेशन वाई को अपडेट करेगा? हाँ करेंगे, तो ये मेरा 1 से 2 बन जाएगा। अब आता है तुम्हारा इंडेक्स 3। तो वहां पे क्या कोई एक भी वन है ऐसा? हाँ मेरा एक वन है। तो क्या सोर्स वाई को तुम अपडेट करोगे? नहीं। डेस्टिनेशन वाई को अपडेट करोगे? हाँ। तो इसको 2 से 3 कर देंगे। अब इंडेक्स 4 पे गए, तो क्या वहां पे कोई एक वन है? नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे। अब तुमको देखो सोर्स एक्स मिल गया, डेस्टिनेशन एक्स मिल गया, सोर्स वाई मिल गया और डेस्टिनेशन वाई मिल गया। अब क्योंकि ये चारों पैरामीटर मिल गया तुमको, मींस कोऑर्डिनेट मिल गया, तो तुम क्या एरिया नहीं निकाल पाओगे? निकाल पाएंगे भैया। एरिया का फॉर्मूला मेरा ये था, दैट इज डेस्टिनेशन ऑफ एक्स माइनस सोर्स ऑफ एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय डेस्टिनेशन ऑफ वाई माइनस सोर्स ऑफ वाई प्लस 1। तो यही था हमारा सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का अगर मैं तुम्हें कोड दिखाऊं, तो ये रहा तुम्हारा कोड। तो सबसे पहले मैं ग्रिड का साइज लिया हूं, दैट इज एन एंड एम। और सोर्स एक्स में हम एक वेरिएबल रखे हैं एन माइनस वन। एन माइनस वन इसलिए रखे हैं क्योंकि हम मान के चलते हैं कि सोर्स एक्स मेरा सबसे बॉटम में ही है, ताकि हम उसको अपडेट करें मिनिमम से। सिमिलरली डेस्टिनेशन एक्स को हम इसलिए 0 मान के चले क्योंकि डेस्टिनेशन एक्स हमें सबसे लोएस्ट में पता करना है, दैट इज हमेशा मैक्सिमम से पता करना है, इसलिए हम अभी 0 मान के चल रहे हैं। अब सेम चीज हम वाई के साथ भी किए हैं कि सोर्स वाई को m माइनस वन से अपडेट किए हैं और डेस्टिनेशन वाई को 0 से अपडेट किए हैं। अब हम इटरेट कर रहे हैं गिवन ग्रिड को, और जैसे ही हमको कोई सा भी इंडेक्स आई और जे पे ग्रिड का वैल्यू 1 मिलता है, तो सोर्स एक्स को हम अपडेट करेंगे मिनिमम ऑफ आई कोमा सोर्स एक्स। डेस्टिनेशन एक्स को हम अपडेट करेंगे मैक्सिमम ऑफ आई कोमा डेस्टिनेशन ऑफ एक्स। सोर्स वाई को अपडेट करेंगे मिनिमम ऑफ जे कोमा सोर्स ऑफ वाई। एंड डेस्टिनेशन वाई को अपडेट करेंगे हम मैक्सिमम ऑफ जे कोमा डेस्टिनेशन ऑफ वाई से। और वो जो फॉर्मूला था तुम्हारा एरिया का, उससे हम आंसर में अपडेट करेंगे एरिया, और फाइनली ये एरिया को रिटर्न करेंगे। सो दिस वाज माय सिंपल कोड बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। तो अगर तुम्हें अभी भी कुछ भी डाउट है तो तुम प्लीज 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 आस्क इन कमेंट सेक्शन, और अगर तुम्हें समझ में आया तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट, ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स हु हैव एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम। तो मैं आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा, और मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सो दैट यू कैन एक्सेस इट। So now let's move to the problem C, that is maximize total cost of alternating subarrays. So this was a DB problem and I'm gonna rate this problem as a medium only, not a medium to hard. तो तुम बस इस वीडियो में बने रहना, मैं इस प्रॉब्लम को तुम्हें इजीली वे में समझाऊंगा। So before moving to its solution, I would like to just explain this problem briefly. तो इस प्रॉब्लम में ये बोल रखा है कि आपको मैं एक नम्स वेक्टर दूंगा जिसमें कुछ वैल्यू होगा, और उस वैल्यू का रेंज है तुम्हारा -10⁻9 से 10⁻9। ठीक है। अब तुमको बोल रखा है कि तुम गिवन वेक्टर को डिफरेंट सब एरिया में तोड़ो। मीन्स ये जो तुम्हारा वेक्टर था जिसमें वैल्यू था तुम्हारा 1, -2, 3, 4, और इस वेक्टर को तुम डिफरेंट सब एरिया में डिवाइड करो सच डेट कि सारा का सारा सब एरिया कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1, -2, 3 एक सब एरिया बन रहा है और 4 एक सब एरिया बन रहा है, तो सारा का सारा एलिमेंट इसमें कंटिन्यूअस होना चाहिए और सब एरिया भी कंटिन्यूअस होना चाहिए।
फिर ये चीज ऑप्टिमली करके बताओ कि मेरा मैक्सिमम आंसर क्या बन रहा है, दैट इज मैक्सिमम टोटल कॉस्ट क्या बन रहा है। अब देखो कोस्ट को ये इस प्रकार डिफाइन किया है कि जो भी सब एरिया होगा उसमें तुम वैल्यू ऐड करो, दैट इज उसमें वैल्यू ऐड करो, दैट इज कि एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो। फॉर एग्जांपल ये जो तुम्हारा सब एरिया बन रहा है 1 -2 3, तो इसमें हम एक बार प्लस करेंगे, मींस स्टार्ट हमेशा प्लस से करेंगे, ये भी बात ध्यान रखना। तो प्लस, फिर एक बार माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ -2, फिर प्लस, अब तो कुछ है नहीं तो छोड़ देंगे। और ये सेकंड सबएरे बन रहा है, उसमें तो एक ही एलिमेंट है तो उसको तो प्लस ही करेंगे। तो तुमको जो पहला वैल्यू मिलता है पहला सबएरे से, उसका वैल्यू होता है तुम्हारे पास 6, और जो सेकंड सबएरे से वैल्यू मिलता है उसका वैल्यू होता है 4, और ओवरऑल अगर सम देखा जाए तो तुमको वैल्यू मिलता है 10। एंड दिस इज ओनली द मैक्सिमम कॉस्ट दैट यू कैन जनरेट बाय डिवाइडिंग दिस सबएरे इन एन ऑप्टिमल वे। तो तुम्हें फाइनली ये 10 रिटर्न करना है। सो आई होप तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया होगा। तो चलो इसका सोल्यूशन की तरफ डिस्कस करते हैं कि हाउ यू गोना थिंक कि ये एक डीपी प्रॉब्लम है और तुम इस प्रॉब्लम को कैसे करोगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टू इट्स सोल्यूशन। तो चलो इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में तुम इस प्रॉब्लम को कैसे सोचोगे। तो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास जो नम्स है उसमें वैल्यू है a1 a2 a3 a4 एंड a5। जस्ट अ डमी वेरिएबल लिया हूं मैं समझाने के लिए। तो तुम्हारा वैल्यू है a1 a2 a3 a4 a5। अब तुमको इस नम्स को डिफरेंट सब एरिया में डिवाइड करना है सच दैट कि वो सब एरिया कंटिन्यूअस हो, और साथ ही साथ तुम्हें मैक्सिमम कॉस्ट भी रिटर्न करना है। तो इस नम्स को मैं एक बार जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग भी कर देता हूं, तो दैट इज 0 1 2 3 एंड 4। तो अब हम डीपी का स्टेट क्या बनाएंगे, दैट विल बी द बिग क्वेश्चन कि डीपी का स्टेट मेरा क्या बनेगा। तो क्योंकि हम इस नम्स वेक्टर को जीरो से इटरेट कर रहे हैं, तो मेरा जो डीपी का स्टेट बनेगा वो ये बनेगा कि तुम मैक्सिमम टोटल कॉस्ट बताओ उस नम्स वेक्टर का जो स्टार्ट करता है इंडेक्स जीरो से। अब क्योंकि वो स्टार्ट होता है इंडेक्स जीरो से, तो मुझे उस पर कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि तुम पहली बार अगर जीरोथ इंडेक्स को लोगे जिसका वैल्यू a1 है, तो उसको तुम ऐड करोगे अपने फाइनल कॉस्ट में या सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है ये पहला ही एलिमेंट है मेरा पहला सब एरे का, तो इसे हम ऐड करेंगे। उसके बाद मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर मुझे इसे ऐड करना है तो एक हम फ्लैग वेरिएबल भी रखेंगे। ये फ्लैग वेरिएबल बताएगा कि इस गिवन एलिमेंट को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर फ्लैग का वैल्यू 1 होगा तो इसका मतलब गिवन a1 को तुम ऐड करो, मींस फाइनल जो तुम्हारा कॉस्ट बनेगा फाइनल कॉस्ट उसमें हम ऐड करेंगे a1। और वही अगर तुम्हारा फ्लैग का वैल्यू जीरो हो जाता है तो फाइनल कॉस्ट में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तुम्हारा a1। तो इस चीज का डाटा मुझे कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा ना कि हम गिवन एरिया को स्टार्ट कर रहे हैं जीरोथ इंडेक्स से, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताओ कि गिवन एलिमेंट को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो ये चीज हमको भेजना पड़ेगा। तो क्योंकि हम अगर स्टेट में अपना जो डीपी का स्टेट है उसमें इंडेक्स भेजेंगे कि तुम मुझे उस नम्स वेक्टर का आंसर दो जो कि स्टार्ट होता है इंडेक्स जीरो से, और जिसमें ऑपरेशन होगा ऐड का ऑपरेशन होगा, तो हम क्या भेजेंगे फ्लैग में 1। तो तुम मुझे इस चीज का आंसर दो। और फिर से मैं बोल रहा हूँ फ्लैग को 1 इसलिए इनिशिएट किया हूँ क्योंकि तुम इंडेक्स जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम जीरो इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हो तो वही तुम्हारा पहला एलिमेंट बनेगा, और वही तुम्हारा पहला एलिमेंट बनेगा तो उसको तो ऐड ही करना पड़ेगा। तो वही चीज हम भेज रहे हैं कि जीरो से स्टार्ट किए हैं और उसे तुम्हें ऐड करना है, तब तुम्हारा पॉसिबिलिटी क्या होगा। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हारा फर्दर स्टेट क्या बन रहा है। मींस अगर हम जीरो और 1 भेजें कि जीरो इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें इस वैल्यू को ऐड करना है, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या बन रहा है। अब क्योंकि तुम इस रिकर्सिव फंक्शन में इंटर किए तो तुम्हारा फर्दर स्टेट क्या बनता है, मींस फर्दर रिकरेंस तुम्हारा क्या बनता है। तो पहले हम रिकर्सिव फंक्शन में आएंगे तो वहां पे देखेंगे कि तुम्हारा फ्लैग का वैल्यू क्या है 1 है, और किस इंडेक्स से फ्लैग का वैल्यू मिला है, दैट इज जीरो इंडेक्स से। तो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है a1 उसे हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि वहां पे फ्लैग का वैल्यू 1 है, तो हम अपने आंसर में ऐड किए a1। और हम आगे क्या पूछेंगे तुम खुद सोचो। अब तुम्हारा ट्रांजिशन क्या बनेगा, आगे हम क्या पूछेंगे। आगे तुम्हारे पास दो केस बनेगा a1 प्लस, आगे तुम्हारे पास दो केस बनेगा। दो केस इस प्रकार बनेगा कि अगर हम आगे जो नेक्स्ट इंडेक्स आता है तो जीरो के बाद नेक्स्ट इंडेक्स क्या आएगा तुम्हारा 1, इंडेक्स 1। तो क्या तुम इंडेक्स 1 से फिर से नया सब एरे स्टार्ट करना चाहते हो सच दैट कि जो तुम्हारा पिछला सब एरे था वो वहीं पे एंड हो जाए। मतलब इस बात को गौर से सुनो कि हम a1 को ले चुके हैं, अब तुम्हारे पास दो केस बनता है कि या तो हम a1 में ही इंडेक्स 2 को कंटिन्यू करेंगे, या तो हम a1 को यहीं पे एंड करेंगे और इंडेक्स 2 से नया सब एरे बनाएंगे। तो क्योंकि हम बोल रहे हैं कि a1 को हम यहीं एंड करते हैं और नया सब एरे से स्टार्ट करते हैं, तो तुम्हारा स्टेट क्या बनेगा, सेम चीज कि मुझे मैक्सिमम टोटल कॉस्ट बताओ जो कि इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता हो, मींस जो नम्स इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता हो। अब क्योंकि हम नया सब एरे बना रहे हैं इंडेक्स 1 से, तो तुम्हारा फ्लैग का वैल्यू 1 होगा या 0 होगा। ऑब्वियस सी बात है कि a2 अब पहला एलिमेंट बना है उस सब एरे का, तो तुमको फ्लैग में वैल्यू 1 रखना पड़ेगा ताकि वो बताएगा कि हमको ऐड करना है, तो यहाँ पे हम 1 भेजेंगे और ये मुझे आंसर रिटर्न करेगा। या तो दूसरा केस तुम्हारे पास बनता है कि नहीं भाई हम a1 को कंटिन्यू करना चाहते हैं आगे सब एरे में, तो क्योंकि हम a1 को कंटिन्यू कर रहे हैं तो तुम्हारा ट्रांजिशन में फर्दर आंसर क्या पूछोगे कि तुम्हें टोटल कॉस्ट का मैक्सिमम आंसर बताना है जो स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स 1 से, और इस बार इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू होगा a2 उसे तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो हम फ्लैग का वैल्यू भेज रहे हैं 0, कि तुम इंडेक्स 1 पे जो पड़ा होगा वैल्यू a2 उसे तुम सब्ट्रैक्ट करना है, मींस माइनस करना। ठीक है, अब ये दोनों में से जो मुझे मैक्सिमम देगा रिटर्न करेगा उसे मैं a1 के साथ ऐड कर दूंगा, मैक्सिमम जो देगा उसे मैं a1 के साथ ऐड कर दूंगा। तो यही था तुम्हारा डीपी स्टेट और ये था तुम्हारा ट्रांजिशन, ये पहला ट्रांजिशन और ये दूसरा ट्रांजिशन। अब बात आती है कि भैया यहाँ पे केस 2 में जो तुम्हारा ये केस 1 था और ये जो केस 2 था, तो केस 2 में भैया आप तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका ट्रांजिशन फर्दर हम कैसे बताएंगे। तो सिंपल सी लॉजिक है कि तुम इस रिकर्सिव फंक्शन में इंटर करोगे
और यहाँ पे देखोगे फ्लैग का वैल्यू क्या है, 0 है। क्योंकि 0 है तो इंडेक्स 1 पे जो भी वैल्यू होगा उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इंडेक्स पे वैल्यू है तुम्हारा a2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा -a2। अब क्योंकि ये बना मेरा -a2, तो अब तुम्हारे पास सेम दो केस, तो केस नंबर 1 को हैंडल करते हैं। केस नंबर 1 क्या था कि अब हम आगे से नया सब एरे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो तुम पूछोगे फंक्शन ऑफ नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा, 2। और क्योंकि यहाँ पे नया सब एरे बन रहा है तो पहला एलिमेंट ऐड होगा तो फ्लैग में भेजेंगे 1। दूसरा केस क्या बनता है कि हम एज इट इज इसी सब एरे को कंटिन्यू रखना चाहेंगे, आगे जाएंगे। तो क्योंकि हम आगे जा रहे हैं तो इंडेक्स क्या भेजेंगे, 2। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि हम पिछला ऑपरेशन में क्या किए थे, फ्लैग को 0 बनाए थे, उसका मतलब हम माइनस किए थे, दैट इज -a2 किए थे। तो इस बार तुमको फ्लैग को 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बार अगर माइनस कर रहे हैं तो साथ ही साथ उसी सवेरे को कंटिन्यू कर रहे हैं तो प्लस करेंगे। तो मेरा यहाँ पे बनेगा फ्लैग इक्वल टू 1 और इन दोनों से मैक्सिमम पूछेंगे। अब तुम बोलेगा कि भैया ये दोनों केस तो सेम हो गया। तो सिंपल सी बात है कि जब भी तुम्हें फ्लैग का वैल्यू 0 आएगा तो उस बार तुम एक ही के लिए आंसर निकालना, क्योंकि जो तुम्हारा दोनों केस बन रहा है वो सेम बन रहा है। तो यही था मेरा लॉजिक बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। तो ये तुम्हारा डीपी स्टेट बना। क्या क्या बना कि हम इंडेक्स आई क्या भेजेंगे और उस पर कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, प्लस ऑपरेशन लग रहा है या माइनस ऑपरेशन बन रहा है, जिसे हम फ्लैग से डिनोट किए। तो ये तुम्हारा डीपी स्टेट बना। और तुम्हारा ट्रांजिशन क्या बना कि हम उस सवेरे को कंटिन्यू करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। इन दोनों से जो मुझे मैक्सिमम मिलेगा उसे रिटर्न कर दो। इसका कोड दिखाते ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हें समझ में आया तो खुद से जाओ और इंप्लीमेंट करो, बिकॉज अगर तुम सोल्यूशन देख के तुम उसे इंप्लीमेंट करोगे उससे अच्छा तुम पहले खुद से जाओ और इंप्लीमेंट करो, क्योंकि ये चीज तुम्हारा इंप्लीमेंटेशन भी काफी अच्छा करेगा कि तुम खुद से इस चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हो अपने हिसाब से। बट जाने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब करना अगर तुम्हें समझ में आया है, और साथ ही साथ अगर नहीं बनता है तो तुम वापस आना और यहाँ से कंटिन्यू करना। तो चलो हम इस बार तुम्हें अपना ये कोड दिखाते हैं कि मैं एक्चुअली में क्या किया था। तो ये रहा तुम्हारा कोड कि जो तुम्हारा मैक्सिमम टोटल कॉस्ट है मेन फंक्शन है, उसमें हम इनिशियली वेक्टर वी लिए हैं इनपुट, और हम एक वेरिएबल एन बनाया है जो कि मुझे इस वेक्टर का साइज बता रहा है। एक वेरिएबल आंसर रखें कि मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, दैट इज लॉन्ग लॉन्ग। और हम एक डीपी बनाया है और डीपी क्या क्या रखेगा कि मेरा इंडेक्स क्या है और फ्लैग का वैल्यू क्या है। अब मैं आंसर पूछ रहा हूँ ये फंक्शन एफ से जो कि स्टार्ट होता है 0 से, और वो मैक्सिमम टोटल कॉस्ट मुझे क्या रिटर्न करके देगा। तो क्योंकि हम नया सब एरे बनाए तो मुझे फ्लैग का वैल्यू उसमें भेजना पड़ेगा 1। अब ये फंक्शन में आए तुम, तो इसमें हम बेस केस डालें कि अगर इंडेक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाता है तो तुम रिटर्न कर दो 0। और अगर ऐसा नहीं है तो डीपी का स्टेट पूछ रहे हैं कि पहले से मेरे डीपी में आंसर तो है नहीं ना, अगर है तो रिटर्न कर दो, वरना नहीं है तो उसे अपडेट करके रिटर्न कर दो। फिर फाइनली हम केस में इंटर किए कि अगर फ्लैग का वैल्यू 1 है, 1 है मतलब कि गिवन एलिमेंट पे ऑपरेशन तुम्हारा प्लस का हो रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो केस बनता है कि केस 1 से पूछो आंसर क्या होगा कि अगर हम नया सब एरे यहाँ से बनाते हैं, वरना केस 2 से पूछे कि अगर हम प्रीवियस सब एरे को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो तुम्हारा आंसर 1 में ये बोल रहा है कि हम गिवन सब एरे को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो गिवन सब एरे को कंटिन्यू करेंगे तो इस बार फ्लैग में तुमको 0 भेजना पड़ेगा, क्योंकि तुम इस बार प्लस ऑपरेशन किए हो तो नेक्स्ट बार तुम्हें माइनस ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए मैं फ्लैग में 0 भेजा हूं। अगर तुम यहीं से नया सब एरे बनाना चाहते हो तो वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसे मैं अपडेट किया हूं आंसर 2 वेरिएबल में कि वी ऑफ इंडेक्स प्लस ये फंक्शन में मैं नया इंडेक्स भेजा हूं इंडेक्स प्लस 1, और साथ ही साथ फ्लैग का वैल्यू 1 ही भेजा हूं, और वो जो मुझे आंसर देगा वो आंसर 2 में अपडेट हो जाएगा। और फाइनली हम डीपी ऑफ इंडेक्स फ्लैग में अपडेट करेंगे मैक्सिमम ऑफ आंसर 1 आंसर 2। और अगर फ्लैग का वैल्यू 0 आता है तो वहां पे एक ही केस बनता है, जैसा कि हम पीछे बताए थे तुम्हें वीडियो में। तो वहां पे एक ही केस बनता है, तो मैं एक ही वेरिएबल लिया हूं लॉन्ग लॉन्ग आंसर इक्वल टू 0, और आंसर को अपडेट किया हूं कि माइनस ऑफ वी ऑफ इंडेक्स प्लस। अब क्योंकि ये नया इंडेक्स से बन रहा है तो तुम्हें फ्लैग को इस बार 1 भेजना पड़ेगा, और ये जो तुम्हें जो वैल्यू देगा उसे मैं अपडेट कर रहा हूँ अपने डीपी इंडेक्स फ्लैग में और रिटर्न कर दे रहा हूँ। सो दिस वाज माय सिंपल कोड, और मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सो दैट यू कैन एक्सेस इट। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अभी भी कुछ भी डाउट है सो यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन, I will surely gonna reply to you. So if you find this video helpful, then you can like it, subscribe it, also share it to your friends who have any doubt in this problem. See. So thank you. Have a nice day.